एक तरफ उसका डर और दूसरी तरफ उसकी ऑब्सेशन। आज का पार्ट बताएगा कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है या कुछ ज़्यादा खतरनाक। पार्ट टू। वही मेंशन के अंदर सभी ग्रुप बना बातें करते हुए हंसी मजाक कर रहे थे, पर जैसे ही मानिक मेंशन के अंदर आया सभी का हंसी बंद हो जाता है और सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी मानिक अंदर आते हुए अपने कोर नजरों से सभी की तरफ देखा, फिर सोफे पर जा बैठ अपने कठोर आवाज में एक नाम लेता है, एकांश। एकांश मानिक का असिस्टेंट था। वो जैसे ही अपना नाम सुनता है तो झट से मानिक के पास चला जाता है। वो जैसे ही उसके पास आता है तो मानिक उसकी तरफ अपने कठोर नज़र से देखते हुए कहता है, तन्वी पर नज़र रखो और उसकी बेटी की नैनी को खरीद लो। मानिक का ऑर्डर सुन वो झट से कहता है, ओके बॉस। इतना कहने के बाद वो मानिक के दिए ऑर्डर को पूरा करने के लिए चला जाता है। वही उसके पीछे उसका राइट हैंड खड़ा था और उसके बगल में उसका लेफ्ट हैंड, और दोनों ही इशारों इशारों में बातें कर रहे थे, क्योंकि दोनों को आज मानिक का मूड बाकी दिन से बहुत अलग लग रहा था। वो दोनों इस बारे में इशारों इशारों में बात ही कर रहे थे, तभी मानिक अपने कठोर आवाज में नाम पुकारता है, वेदांत यशिका। दोनों अपना नाम सुनते ही झट से कहते हैं, यस बॉस, यस बॉस। दोनों उसके पीछे ही खड़ा हो चिल्ला कर कहते हैं, तो मानिक अपने सिर पर हाथ रख अपने इरिटेशन से भरे आवाज में कठोरता से कहता है, मेरे सामने ही खड़ा होकर चिल्लाने का कोई जरूरत नहीं था। या तुम दोनों ये चाहते हो कि मेरे कानों का पर्दा फट जाए और तुम सब मेरे बुराई मेरे सामने ही कर सको। मानिक के इस बात को सुन दोनों आगे आ जाते हैं। फिर यशिका अपने मधुर आवाज में प्यार से कहती है, बॉस मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आप तो मेरे कृष्ण हो और मैं आपकी जोगन। यशिका के मक्खन लगाते बड़े बड़े बात को सुन वेदांत अपना सड़ा सा मुंह यशिका के लिए बना अपने बॉस की तरफ देख वो भी मक्खन लगाना शुरू कर दिया। बॉस आप तो राजा हो और मैं आपका सेवक, और एक सेवक भला कैसे अपने राजा का बुराई कर सकता है। दोनों के मक्खन लगाते बात को सुन सुनकर मानिक का दिमाग गर्म हो रहा था। वो अपने कठोर लहजे में कहता है, तुम दोनों अपना मक्खन मुझे लगाते हुए ये टॉम एंड जेरी फाइट बंद करो, नहीं तो मैं तुम दोनों को अभी के अभी यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। मानिक की कठोरता से बोले गए शब्द को सुन दोनों के दोनों का मुंह बंद हो गया। दोनों को शांत होता पा मानिक अपने उसी कठोर आवाज के साथ कहता है, यशिका तुम अभी के अभी गुलमर्ग हिल स्टेशन के पास जाओ और समर्थ के बेटे के पास जाओ, उसकी हेल्प करो, और वेदांत तुम उस बच्चे जा पूरा डिटेल मुझे अभी ला कर दो। मानिक का ये बात सुन दोनों के चेहरे पर सवाल आ जाते हैं, पर दोनों उस सवाल को पूछने में हिचकिचा रहे थे। तभी दोनों को जाता ना देख मानिक अपने कठोर आवाज में कहता है, अब तक खड़े क्यों हो। मानिक का ये बात सुन दोनों के दोनों झट से मानिक के दिए ऑर्डर को पूरा करने के लिए चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद मानिक खड़ा हो अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है। वही उसके मेंशन में मौजूद उसके बॉडीगार्ड्स बस अपने सिर को झुकाए खड़े थे, पर मानिक उनकी तरफ ना देख सीधा अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद वो अपने कपड़े कबर्ड से निकाल बेड पर रख खुद वॉशरूम में पहले जा नहा लेता है। फिर अपने कमर में बस एक तौलिया लपेट बाहर आ शीशे के पास जा हेयर ड्रायर उठाते हुए अपने शरीर की तरफ देखता है। उसके कंधे से लेकर आधे हाथ तक टैटू बना हुआ था, जिससे उसका फिगर और भी अधिक अट्रैक्टिव लग रहा था। पर मानिक के टैटू बनवाने का रीजन बस उसके शोल्डर से हल्का नीचे गोली लगने के निशान को हटाना था। आज तक मानिक ने कई खतरनाक मिशन अकेले ही किया है जिसमें उसका जान भी जा सकता था, पर मानिक को अपने जिंदगी के साथ खेलने में बहुत मजा आता है, इसलिए वो हर बार अपने जिंदगी को रिस्क में लगाता है। वह अपने शरीर को देखने के बाद अपने बालों को सूखा हेयर ड्रायर रख बेड के पास जा टी शर्ट के साथ ट्राउजर पहन लेता है। फिर बेड पर जा बैठ वंश के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसका फोन बजता है। अपने फोन का आवाज सुन वह झट से अपने फोन को सामने के टेबल से उठा अपने हाथ में ले अपने डैड का कॉल आता देख कॉल रिसीव कर अपने कान से लगा लेता है। तभी उसके बोलने से पहले ही कॉल के दूसरी तरफ से उसके डैड अनिरुद्ध का आवाज उसे सुनाई देता है, आई प्राउड ऑफ यू माई सोन। मैं चाहता हूँ अब मैं अपना सारा काम तुम्हें शोम आराम करूँ, इसलिए मैंने कल एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। अपने डैड का बात सुन मानिक अपने ठंडे आवाज के साथ ही कहता है, डैड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मानिक को ये सब नहीं चाहिए था, मानिक तो बस अपने मॉम डैड का पता लगाना चाहता था। जब मानिक ने ये कहा तो अनिरुद्ध उसे समझाते हुए कहता है, मानिक अगर तुम ये जिम्मेदारी नहीं लेते हो तो तुम्हें पता है पार्थ इस जगह पर कैसे रोल करेगा। फिर ये जगह सिर्फ एक लाश का ढेर बन जाएगा और फिर कुछ नहीं बचेगा इस शहर में। अपने डैड अनिरुद्ध का ये बात सुन मानिक एक गहरी सांस भरते हुए कहता है, ओके डैड। अपने बेटे का हामी सुनने के बाद अनिरुद्ध बाय कहने के बाद कॉल कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद मानिक अपने फोन को साइड में रखते हुए कहता है, डैड मैं किंग बनकर अपना लिमिटेशन नहीं बनने देना चाहता था, पर आप मुझे किंग बना रहे हो। अब मुझे कोई और रास्ता भी अपनाना होगा।
इतना कहने के बाद वह सोचने लगता है और सोचने के साथ ही सिगरेट निकाल सिगरेट को जला उसके लंबे लंबे कस लेने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ यशिका गुलमर्ग के हिल स्टेशन के पास पहुंच चुकी होती है और वंश को ढूंढने लग जाती है। वहीं वंश के पास जाने का कोई उपाय नहीं था क्योंकि उसे आज तक कार चलाना भी नहीं आया था और कार का लॉक भी नहीं खुला था और चाबी भी उसके डैड के साथ ही जा चुका था। तो वंश बस कार के बाहर जमीन पर बैठ रोए जा रहा था। यशिका उसे हर जगह ढूंढे जा रही थी, तभी उसका नज़र कार से टिके बैठे एक 17 साल के लड़के पर गया। तो यशिका को लगा शायद ये वही लड़का होगा, तो वह उस लड़के के पास चली गई। लड़का अपने सिर को झुकाए बैठा था तो यशिका सवाल करते हुए ही कहती है, हेलो, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? रात होने को है और ये हिल स्टेशन बंद होने को है। तुम्हें तो पता ही होगा रात के वक्त के लिए ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यशिका ने इतना कुछ कहा था पर अब तक उसने अपने सिर को ऊपर कर उसके तरफ देखा तक भी नहीं। तो यशिका एक बार फिर कहती है, रात के वक्त यहाँ बहुत बर्फ पड़ता है और अगर तुम यही रहे तो इस बर्फ में धंस जाओगे, फिर तुम्हारा यहाँ से बचकर जा पाना नामुमकिन होगा। यशिका के इस बात को सुन वह अपने चेहरे को ऊपर कर अपने बड़े बड़े भूरे आंखों के पलकों को उठा अपने आंसुओं से भरे नज़र से यशिका की तरफ देखने लगता है। वही यशिका वंश को देख हैरान हो जाती है। आज से पहले इतना खूबसूरत लड़का जो लड़कियों की खूबसूरती के सामने भी फेल है, उसे देख उसे समझ नहीं आता ये सच में लड़का ही है या लड़के के रूप में एक खूबसूरत लड़की। खूबसूरती के साथ साथ मासूमियत भी लड़के के चेहरे पर कूट कूट कर भरा था। इस मासूमियत को देख कोई भी अपना दिल हार जाए। लड़की फिर अपने सेंस में आते हुए सवाल करती है, तुम रो क्यों रहे हो? यशिका के सवाल पर वंश के आंखों से आंसू तेज हो जाते हैं और वो अपने रुआ से आवाज में कहता है, मेरे पापा को किसी ने गोली मार दिया और पुलिस अंकल उन्हें ले गए ये कहकर कि वो मर चुके हैं और वो मुझे अपने साथ भी नहीं ले गए। मुझे अपने पापा को देखने तक भी नहीं दिए। रोते हुए वंश ने इतने मासूमियत से कहा कि पहली बार यशिका को किसी पर बहुत दया आ रहा था। वो झट से कहती है, रोने से वो वापस नहीं आएंगे, ना ही यहाँ बैठने से। यशिका के इस बात को सुन वंश रोते हुए ही कहता है, तो मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसे बोलूं? बच्चे के इतने सारे सवाल को सुन यशिका कुछ सोचते हुए सवाल करती है, क्या तुम्हें माफिया किंग मानिक सिंह रायजादा का नाम सुना है? ये सवाल करने का चीज ही नहीं था। यहाँ रहने वाले, यहाँ तक कि एशिया में रहने वाले सभी इंसान यहाँ के माफिया किंग को जानते थे। वो झट से कहता है, हाँ जानता हूँ, पर क्या वो मेरी हेल्प करेंगे? वंश के इस सवाल को सुन यशिका अपने कंधे को उचकाते हुए कहती है, ये तो मुझे पता नहीं, तुम्हें खुद उनसे बात करना होगा। यशिका के इस बात को सुन अपने निराशा से भरे रुहां से आवाज में वो सवाल करते हुए ही कहता है, पर मैं उनके पास जा कैसे उनसे हेल्प मांगूं? मैं तो जानता भी नहीं वो रहते कहाँ हैं। बच्चे का ये बात सुन यशिका झट से कहती है, मैं तो जानती हूँ ना। यशिका का ये बात सुन वो झट से अपने आंखों में एक चमक लिए यशिका की तरफ देख कहता है, आप मुझे उनके पास ले जाएंगे? वंश का ये बात सुन यशिका कहती है, मैं तुम्हें वहां ले तो जाऊंगी पर मुझे नहीं पता वो तुमसे मिलेंगे भी कि नहीं या तुम्हारा हेल्प करेंगे भी कि नहीं। यशिका का ये बात सुन वो कहता है, आप मुझे बस वहां ले जाए, मैं उन्हें अपने हेल्प करने के लिए मनाऊंगा। वंश का ये बात सुन यशिका कहती है, ओके। इतना कहने के बाद वो उसे अपने साथ अपने कार के पास ले जाती है और उसके लिए कार का दरवाजा खोल देती है। तो वो झट से कार के अंदर जा बैठ जाता है। तो यशिका भी कार के दरवाजे को बंद कर कार के दूसरे तरफ जा ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार के दरवाजे को बंद कर कार स्टार्ट कर देती है। कार स्टार्ट करने के बाद कार चलाते हुए ही यशिका अपने मन में कहती है, बॉस करना क्या चाहते हैं? पहले तो खुद ही समर्थ का मर्डर कर दिए और अब उसके बेटे को अपने पास लाने के लिए ये सब। उफ, बॉस को समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अपने मन में ये सब कहते हुए वो ड्राइव किए जा रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे रास्ता पार होने लगा। करीबन 15 मिनट के बाद मानिक का मेंशन आ गया। जैसे ही मेंशन के अंदर कार ले जा यशिका रोकी, उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन का आवाज़ आया तो वो अपने फ़ोन निकाल मैसेज पढ़ने के बाद अपने फ़ोन को रख सीट बेल्ट खोल वंश की तरफ देख कहती है, बाहर निकलो। इतना कहने के बाद यशिका कार से बाहर निकलने लगी। वही वंश के दिल में अब तक अपने पिता का तूफान मचा था, पर एक माफिया के मेंशन में आते ही उसका दिल जोरों से डर के कारण धक धक करने लगा। वो एक लंबी सांस भरते हुए कार का दरवाजा खोल कार से बाहर निकल यशिका के पास जाता है तो यशिका उसे अपने साथ ले जाने लगती है। फिर मेंशन के अंदर ना ले जा, मेंशन से थोड़ी दूर पर बना एक छोटा सा घर वहां ले जा, दरवाजे तक छोड़ कहती है, अंदर तुम्हें अकेले जाना होगा। ये सुन वंश अपने डरे नज़र से यशिका की तरफ देखता है तो यशिका कहती है, डरो मत, बॉस बिना रीजन के किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते हैं, अब अंदर जाओ।
इतना कहने के बाद यशिका वहां से जाने लग जाती है। वही वंश डरते हुए अपने हाथ को दरवाजे पर रख दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उसे अंदर सिर्फ अंधेरा के अलावा हल्की रेड डीन लाइट के साथ ही एक डरा देने वाला दृश्य नजर आता है। अंधेरा में खून की तरह जलता लाल लाइट के साथ डरावना माहौल देख वंश का दिल और भी अधिक तेज रफ्तार से भागने लगा। तभी मानिक का कोड आवाज उसके कानों में पड़ता है। कौन? मानिक के इस सवाल पर वंश जिस तरफ से आवाज आ रहा था उस तरफ अपने नजर को किया। तभी उसे बड़े से शीशे विंडो के पास अपने हाथ को विंडो के पास रख बाहर की तरफ देखता हुआ एक आदमी खड़ा नजर आया। आदमी ने टी शर्ट शर्ट कुछ भी नहीं पहन रखा था। इस वक्त से अंधेरे रेड लाइट में भी उसका गोरा अट्रैक्टिव पीठ के साथ साथ कंधे से लेकर हाथ के आधे तक बना उसका टैटू साफ उसे नजर आ रहा था। वंश को लगा था माफिया किंग मानिक कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति होगा, पर उसके पीछे का हिस्सा देखते ही साफ पता चल रहा था वह एक जवान लड़का है। वंश उसकी तरफ अपने धीमे कदमों के साथ बढ़ते हुए अपने मासूम आवाज में थोड़ा डरते हुए ही कहता है, मैं हूँ वंश गुप्ता। जब मानिक ने वंश का प्यारा आवाज अपने कान में सुना तो वो खिड़की की तरफ देखते हुए अपने हाथ को ऊपर कर 2 उंगली से उसे अपने पास आने का इशारा कर देता है। मानिक का ये इशारा मिलते ही वो अपने धीमे कदमों के साथ उसके पास आ जाता है। मानिक मुड़कर अब तक वंश को नहीं देखा था, ना ही वंश को उसके अट्रैक्टिव पीठ के अलावा कुछ और नजर आया था। तभी वंश को उसका कोल पर बेहद ही अट्रैक्टिव आवाज सुनाई देता है, क्या चाहिए तुम्हें? मानिक के इस सवाल पर वंश जो अब तक घबरा रहा था, अचानक से उसके आंखों में एक चमक भर जाती है, किसी का जान लेने वाला चमक। वह अपने उसी चमक के साथ कहता है, मुझे अपने पिता के कातिल को अपने हाथों से मारना है। वंश के इस बात को सुन मानिक के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान भर जाती है और वो उसी मुस्कान के साथ कहता है, आज तक तुमने मच्छर तक मारा है क्या? मानिक के इस सवाल पर वंश का चेहरा लटक जाता है। तभी मानिक उसके तरफ मुड़ता है और उसके झुके चेहरे को देख उसके सिर पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मानिक के इस बात को सुन वंश अपने चेहरे को ऊपर उठा देता है। तभी उसे मानिक का अट्रैक्टिव चेहरा नजर आता है और उसकी पर्पल आंखें उसके किंग होने का सबूत दे रहा था। वो उसके आंखों में डूब जाता है। फिर कुछ ही वक्त में वो अपने सेंस में आ कहता है, मैं मार सकता हूँ। जरूरी नहीं है जो आज तक किसी को नहीं मारा वो मार ना सके। वंश के इस बात को सुन उसके सिर से अपने हाथ को हटा पीछे दीवार से टिक वंश को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए सवाल करते हुए कहता है, फिर यहाँ क्यों आए हो तुम? जाओ ले लो जान अपने पिता के कातिल का। मानिक के सवाल के साथ ये बात सुन वंश उदासी से भरे आवाज में सवाल करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता है वो कौन है। मैं चाहता हूँ आप मुझे ट्रेन करो और उसे ढूंढने में मेरा हेल्प करो। वंश के इस बात को सुन अपने होंठों पर एक मुस्कान लिए मानिक उससे सवाल करता है, तुम्हें ट्रेन करने के बदले, तुम्हारे पिता के कातिल को ढूंढने के बदले मुझे क्या मिलेगा? जब मानिक ने ये बात कहा तो वंश के चेहरे का भाव बदल गया। फिर वो थोड़ी देर तक सोचते हुए कहता है, जिंदगी भर मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा। आप जैसा मुझे जो करने को कहेंगे मैं करूंगा। वंश के इस बात को सुनते ही मानिक उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच लेता है। मानिक के ऐसा करने से वंश का सिर मानिक की छाती पर जा लगता है। वैसे भी वंश का हाइट इतना छोटा था कि वो बस उसके छाती तक ही आ पाया था। जैसे ही वो मानिक के शरीर में चिपकता है उसे मानिक के शरीर से बेहद ही लुभावनी महक सूंघने को मिलता है। साथ ही वो थोड़ा घबरा भी चुका होता है। वही मानिक उसे अपने करीब कर उसके बालों के अंदर अपने हाथ को घुमा उसके बालों को अपने मुट्ठी में भर उसके चेहरे को ऊपर कर वंश के बड़े बड़े बेहद ही खूबसूरत आंखों में डूबते हुए कहता है, ये एक दलदल है, यहाँ एक बार तुम डूब जाओ फिर दोबारा निकल नहीं पाओगे। मानिक के इस बात को सुनते ही वंश कहता है, मैं डूबना चाहता हूँ। वंश के आंखों में अपने पिता के कातिल को मारने का जुनून देख मानिक उसके आंखों में देखते हुए ही कहता है, तो ठीक है, आज से तुम्हें मेरे हिसाब से जीना होगा। तुम्हें कहाँ जाना है क्या करना है सब मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि आज से मैं तुम्हारा किंग हूँ और तुम्हें सिर्फ आज से अपने किंग के लिए जीना है। गोटेड क्यूटी पाए। मानिक के इस बात को सुनते ही वंश छत से कहता है, हाँ, पर मेरा नाम वंश है, क्यूटी पाई नहीं। वंश जब ये कहता है तो एक फ्लटी मुस्कान के साथ मानिक कहता है, पर आज से तुम मेरे क्यूटी पाई हो और याद रखना मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ बिकॉज आई एम योर किंग। इतना कहने के बाद उसके होंठों के करीब जा मानिक बाइट करना चाहता था पर वो रुक गया। वही मानिक के ऐसा करने से वंश का दिल बाहर आने को था, पर वो अपने दिल को संभालते हुए पीछे हट कहता है, चलो। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ने लगा। वही उसे जाता देख वंश भी उसके पीछे पीछे जाए जा रही थी। कुछ ही वक्त में दोनों मेंशन के अंदर पहुंच जाते हैं।
मेंशन के अंदर सभी ग्रुप बना इस बारे में ही बातें कर रहे थे, पर जैसे ही मानिक को उस बच्चे के साथ आता देखते हैं फिर सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी मानिक अपने कठोर आवाज में कहता है, तुम सबके पास फालतू गप्पे लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है तो कल से सुबह 3 बजे सभी उठ जाओगे। कल से सभी का ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। मानिक का ये बात सुनते ही सभी के चेहरे पर 12 बज जाता है और सभी एक साथ कहते हैं, प्लीज बॉस ऐसा मत करिए। वो सब इतना कहने की ही हिम्मत किए थे कि तभी मानिक सभी को अपने कठोर नजरों से घूर कर देखता है। मानिक की कठोर नजरों को देखते ही अब किसी के पास हिम्मत नहीं होता है कि वो सब एक बार फिर अपने जुबान को चला सके। तभी मानिक वंश की तरफ मुड़ सवाल करता है, तुम्हें कुछ खाना है? मानिक के सवाल पर वो झट से अपने चेहरे को ना में हिला देता है तो मानिक उसके सिर को ना में हिलता देख कहता है, पर मुझे खाना है तो तुम्हें भी खाना होगा। जब मानिक उसे ऑर्डर देते हुए कहता है तो वंश के पास मना करने का हिम्मत ही नहीं होता है। वही उसके लोग सब अपने फटी आंखों से अपने बॉस को देखे जा रहे थे। मानिक आगे डाइनिंग हॉल के पास जाने लगा, तभी वो आगे बढ़ते हुए ही पीछे मुड़ वंश की तरफ देखा। वो चल रहा है कि साथ नहीं, उसे परछाई की तरह खुद के साथ चलता देख वह खुश था। कुछ ही वक्त में दोनों डाइनिंग हॉल के पास आ जाते हैं। मानिक अपने लिए चेयर खिसका बैठ जाता है, फिर वंश को बिना देखे ही उसे अपने पास की चेयर पर बैठने का इशारा करता है तो वंश झट से बैठ जाता है। दोनों के बैठते ही एक बूढ़ी औरत बड़े से ट्रे में 2 बाउल लाती है जिसमें पानी के साथ नींबू डला था। वो वहां उस बाउल को एक मानिक के पास रखती है तो दूसरा वंश के पास रखती है। बाउल में गर्म पानी और नींबू देख वंश उसे उठा पीना शुरू कर देता है। वही मानिक अपने हाथ को धोने ही जा रहा था पर वंश के ऐसा करने से उसके हाथ रुक जाते हैं और वो मुस्कुराते हुए वंश की तरफ देखता है पर अपने चेहरे पर कठोर भाव लाते हुए ही कहता है, ये हाथ धोने के लिए था क्यूटी पाई। मानिक के अंडर काम करने वाले सभी लोग हंस रहे थे। वही वंश का चेहरा शर्मिंदगी के वजह से लाल हो चुका था। वो अपने खाली बाउल को शर्मिंदगी के साथ डाइनिंग टेबल पर रख दिया। तभी मानिक उसके हाथ को पकड़ अपने बाउल के पास ला उसके हाथ को अपने हाथ के साथ साफ करने लगा। मानिक को ऐसा करता देख यशिका धीरे से कहती है, मैं तो हैरान हूँ, मेरे बॉस इतने स्वीट भी है। यशिका की बातों को सुनते ही उसके बगल में खड़ा एकांश कहता है, बॉस स्वीट किलर है। एक तरफ उसके डैड को जान से मार दिए, दूसरे तरफ उसे अपने पास लाने के लिए इतना कुछ किए, ऊपर से उसे ट्रेनिंग भी देंगे ताकि फ्यूचर में वो खुद को उसके हाथ मरवा सके। इतना कहने के बाद एकांश कुछ सोचते हुए सवाल करता है, आखिर बॉस करना क्या चाहते हैं? ये सवाल तो यहाँ मौजूद सभी के मन में था। वही दिन लग चुका था, दोनों एक साथ दिन करने लगे। कुछ ही वक्त में मानिक का दिन खत्म हो गया तो मानिक उठ कहता है, इसका दिन कंप्लीट हो जाए तो इसे मेरे बगल वाले रूम में ले जाना। अपने ऑर्डर को देने के बाद मानिक वहां से जाने लग जाता है। कुछ ही वक्त में वो अपने कमरे में पहुंच अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अपने बेड के पास जा अपने गद्दे के नीचे से एक तस्वीर निकाल उस तस्वीर को देखते हुए कहता है, वो बिल्कुल तुम्हारे तरह है, हो भी क्यों ना। आज वो यहाँ है तो सिर्फ तुम्हारे कारण। मैं तुम्हारा जगह किसी को नहीं दे सकता हूँ, पर वो जब भी मेरे सामने आता है तो मुझे एहसास होता है जैसे तुम मेरे पास आ गई हो, इसी वजह से आज मैं। इतना कहने के बाद वो रुक गया और वो बेड पर जा बैठ उस तस्वीर को देखते हुए ही आगे कहता है, आज मैं उसे किस करने वाला था पर मैं खुद को रोक लिया क्योंकि मुझे पता है वो तुम नहीं हो। पर इतना कहने के बाद वो रुक एक गहरी सांस भर सामने रखे सिगरेट बाउल को खोल सिगरेट निकाल अपने होंठों के बीचों बीच रख सिगरेट को लाइटर से जला तस्वीर को देखते हुए ही सिगरेट के कस लेने लग जाता है। वही दूसरी तरफ वंश का खाना खत्म हो चुका था तो यशिका वंश को अपने साथ मानिक के बगल के कमरे के पास ले जाने के बाद कहती है, कुछ भी चाहिए हो या काम हो नीचे आ जाना, कोई ना कोई हमेशा जागा रहता है। यशिका की बातों को सुन वो सिर्फ अपने सिर को हाँ में हिला देता है तो यशिका वहां से चली जाती है। यशिका के जाने के बाद वो उस कमरे के दरवाजे को खोल कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर जाने के बाद वंश जब कमरे को देखता है तो बस देखता रह जाता है। पूरा कमरा उसके एक घर के बराबर था। वो कमरे के दरवाजे को बस झटका देता है, फिर रूम के अंदर जा बेड के पास आ जाता है। तभी वो अपने गंदे कपड़े को देखता है, फिर अपने अपने जैकेट को खोल साइड में रख बेड के ऊपर चढ़ जाता है। बेड के ऊपर आने के बाद किंग साइज बेड को देखते हुए ही कहता है, पापा आपके बिना मुझे कहीं नींद नहीं आ सकता है, भले बेड बहुत आरामदायक ही क्यों ना हो। इतना कहने के बाद वो लेट जाता है, पर उसे अकेले सोने का आदत भी नहीं था, साथ ही उसे डर भी लगता था। कमरे के लाइट जले होने के बाद भी वंश का डर खत्म नहीं हुआ था। ऐसे ही वंश की करवट बदलते हुए कुछ वक्त पार हो जाता है और वंश को आखिर में नींद आ जाता है, पर नींद में भी डर के कारण उसके माथे से पसीना आने लगा था और वो नींद में ही चिल्लाने लग जाता है, पापा पापा पापा। वो इतने जोर से चिल्ला रहा था कि उसका आवाज मानिक के रूम में भी जा रहा था।
मानिक वंश के चिल्लाने का आवाज सुनते ही अपने सिगरेट को बुझा अपने बेड से नीचे उतर अपने कमरे से बाहर निकल वंश के कमरे के अंदर चला गया तो देखा वंश नींद में ही पसीना पसीना हो छटपटाते हुए अपने पापा को पुकारे जा रहा है। ये देख वो उसके पास जाता है, फिर उसके पास जा बैठ जैसे ही अपने हाथ से उसके माथे पर आए पसीने को प्यार से पोंछने हटाने वाला था, पर तभी वंश उसके हाथ को पकड़ कहता है, मुझे छोड़कर मत जाए, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाए। बार बार रिपीट करते हुए मानिक का हाथ पकड़े वो कहे जा रहा था, तो इस बार उसके हाथ से मानिक अपने हाथ को हटाने का कोशिश नहीं किया तो वंश आराम से सो गया था। उसके होंठ को पकड़े रहने की वजह से मानिक के शरीर का भी बैंड बज चुका था, तो वो अपने आप को सीधा कर उसके साथ ही लेट गया और धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का 4 बज चुका था। मानिक का नींद खुल गया तो देखा वंश अब भी सोया हुआ है। दूसरी तरफ मानिक के लिए काम करने वाले सभी लोग ग्राउंड में 3 बजे से ही इंतजार कर रहे थे। तभी वेदांत कहता है, कितने जालिम बॉस है, हम लोग को उठकर ट्रेनिंग करने का ऑर्डर दे, खुद सोए हुए हैं। वेदांत के इस बात पर यशिका कहती है, ये सब तुम लोगों का ही गलती है। कल अगर तुम लोग अपना चेक जारी नहीं रखते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। यशिका के बातों को सुन वेदांत झट से कहता है, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम चिट कर ही नहीं रही थी। वेदांत के बातों का यशिका कोई जवाब देती इससे पहले ही एकांश का कठोर आवाज दोनों के कानों में जा पड़ा, तुम दोनों अपना बकवास बंद कर ट्रेनिंग पर ध्यान दो, नहीं तो तुम दोनों को 100 राउंड इस ग्राउंड का लगाना होगा। एकांश का बात सुन दोनों ही अपने चेहरे को सड़ासा बना दिए और वेदांत अपने मन में ही कहता है, बड़ा शैतान अपने चेले छोटे शैतान को हमारे पीछे हमेशा लगा कर रखता है। इतना कह अपना मासूम सा शकल बना ट्रेनिंग करने लगा। वही दूसरी तरफ मानिक वंश को कई बार जगाया पर वो जागने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो मानिक सामने रखे जग को उठा वंश के चेहरे पर एक झटके में सारा पानी उछल दिया तो वंश हड़बड़ा कर जाग अपने बड़े बड़े सुंदर आंखों से मानिक की तरफ देखने लगा। तभी मानिक उसके तरफ देख कहता है, क्यूटी पाई तुम्हारा ट्रेनिंग का टाइम बीतता जा रहा है, 0.5 मिनट में रेडी होकर बाहर आओ, नहीं तो भूल जाओ मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। अपने बात को कहने के बाद मानिक वहां से जाने लगा। तभी वंश बहुत मासूमियत से भरे आवाज में सवाल करता है, मेरा कपड़ा तो भीग गया है, मैं अब क्या पहनूं? वंश के इस सवाल पर मानिक अपने टी शर्ट को खोल उसके पास गया तो वंश एक पल के लिए घबरा चुका था। वही मानिक उसके पास बेहद करीब जा उसके आंखों में देख कहता है, क्यूटी पाई बित्ती से तो हो ही, तो मेरा टी शर्ट तुम्हारे लिए इनफ होगा। इतना कहने के बाद वो अपना टी शर्ट छोड़ वहां से जाने लग जाता है। वही वंश का दिल तो जोरों का धड़कना शुरू कर दिया था। वो अपने धड़कन को संभालते हुए जब उसके टी शर्ट को उठाया तो उसे बेहद ही खुशबूदार स्मेल उसके टी शर्ट से आने लगा। तभी उसके अट्रैक्टिव बॉडी को याद करते हुए ही वंश कहता है, कोई इतना चार्मिंग साथ ही इतना अट्रैक्टिव बॉडी कैसे हो सकता है? ये मुझे इंसान नहीं लगता है, इसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये धरती का हो ही ना। इतना कहने के बाद वो टी शर्ट को कस के पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ मानिक अपने रूम जा दूसरा टी शर्ट अपने लिए निकाल पहन लेता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। थैंक यू।